नमस्ते। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट, भव्य किले और रंगीन संस्कृति। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब के पीछे एक और कहानी छिपी है जो शायद उतनी जानी पहचानी नहीं है। एक ऐसे राज्य की कहानी जो भारत का एक नया औद्योगिक और खनिज पावर हाउस बन रहा है। आज हमारे पास जो नोट्स है वो राजस्थान के इसी आर्थिक परिदृश्य की गहराई में जाते हैं। हम बात करेंगे खनिजों के विशाल भंडार से लेकर राज्य के औद्योगिक विकास तक। और ऊर्जा क्षेत्र में इसकी जो छलांग है और पर्यटन की भूमिका उस पर भी। तो चलिए इस सफर में राजस्थान की आर्थिक शक्ति के हर पहलू को समझते हैं और देखते हैं कि क्यों इसे राइजिंग राजस्थान कहा जा रहा है। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख स्तंभ हैं। हाँ। उद्योग जिसका योगदान है 45% और पर्यटन जिसका योगदान है 55%। ये एक दिलचस्प संतुलन है ना, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी पारंपरिक ताकत यानी पर्यटन के साथ 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 आधुनिक औद्योगिक क्षमताओं का भी विकास कर रहा है। मतलब दोनों को साथ लेकर चल रहा है। बिल्कुल। उद्योग और पर्यटन दोनों का ही राज्य की कुल जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है और राइजिंग राजस्थान जैसी जो पहले हैं वो इसे निवेश के लिए एक आकर्षक मंजिल बना रही हैं। ठीक झारखंड की तरह जैसा नोट्स में लिखा है। जी बिल्कुल। तो अब उस चीज पर आते हैं जिसके लिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर यानी म्यूजियम ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। भंडार के मामले में ये झारखंड के बाद देश में दूसरे स्थान पर है और उत्पादन में तीसरे पर। जी, झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद। जी हाँ। 80 से ज्यादा तरह के खनिज पाए जाते हैं जिनमें से 57 का खनन होता है। 80 से ज्यादा? जी। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है ना, वो है कुछ खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार। एकाधिकार मतलब मोनोपोली? हाँ बिल्कुल। जैसे सीसा जस्ता, वोलस्टोनाइट और सेलेनाइट जिसका 100% उत्पादन यहीं होता है। 100%? 100%। ये इसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। आइए कुछ प्रमुख खनिजों को और करीब से देखें। धात्विक खनिजों से शुरू करते हैं। ठीक है। सीसा, जस्ता और चांदी, इन्हें जुड़वा खनिज या ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये गैलेना अयस्क के रूप में एक साथ मिलते हैं। आप एक को निकालने जाते हैं, दूसरा साथ में मिलता है। अच्छा, और रामपुरा आगुचा जो भीलवाड़ा में है, वहाँ विश्व स्तरीय भंडारे हैं। जी। और साथ ही राजपुरा, दरीबा और प्राचीन जावर की खदानें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तांबा और लोहे के बारे में क्या? तांबे के लिए खेतरी का नाम तो बहुत सुना है, ताम्र नगरी के नाम से। हाँ, झुंझुनू में। और अलवर का खोदरीबा भी एक प्रमुख क्षेत्र है। लौह की बात करें तो वो मोरीजा बानोल जो जयपुर में है, नाथरा की पाल उदयपुर में और दौसा में नीमड़ा रायसेला में मिलता है। ठीक है। अब अधात्विक खनिजों की बात करें तो देखिए, चूना पत्थर और जिप्सम का नाम सबसे पहले आता है। चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन? जी। इसकी दो मुख्य किस्में हैं। एक है स्टील ग्रेड जो सोनू क्षेत्र जैसलमेर में मिलता है और दूसरा है सीमेंट ग्रेड। अच्छा, और सीमेंट ग्रेड ज्यादातर चित्तौड़गढ़, नागौर और कोटा में पाया जाता है। बिल्कुल। और जिप्सम का उपयोग वो तो उर्वरक में, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी कहते हैं उसमें, और मिट्टी सुधारक के रूप में होता है। और इसके मुख्य क्षेत्र? इसके मुख्य क्षेत्र हैं बीकानेर का जामसर जो सबसे बड़ी खान है और नागौर का गोट मांगलोद। और ऊर्जा खनिजों का क्या? यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प लग रहा है। हाँ, लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। जी। पलाना बीकानेर में सबसे अच्छी गुणवत्ता का लिग्नाइट मिलता है, जबकि कपूड़ी जालीपा जो बाड़मेर में है उसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए होता है। वाह, और दुर्लभ और बहुमूल्य खनिजों की सूची भी काफी प्रभावशाली है। कि एकमात्र ऐतिहासिक खान है। अच्छा, और पन्ना जिसे एमरल्ड कहते हैं? पन्ना ग्रीन फायर बेल्ट में पाया जाता है जो कालागुमान राजसमंद से अजमेर तक फैली हुई है। और एक और नाम है तांबड़ा यानी गार्नेट। हाँ, उसे रक्तमणि भी कहते हैं। वो राजमहल, टोंक और सरवाड़ अजमेर में मिलता है। तो ये तो साफ है कि जमीन के नीचे खजाना भरा पड़ा है। अब खनिजों से उद्योगों की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। राजस्थान के औद्योगिक विकास की रीढ़ है रीको, यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम। इसकी शुरुआत तो 1969 में RSMIDC के रूप में हुई थी,
लेकिन 1980 में ये एक स्वतंत्र संस्था बन गई। तो रीको की भूमिका मतलब ये असल में करती क्या है? रीको की भूमिका बहुत बहुत अहम है। ये 360 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर चुका है। 360 से ज्यादा? जी, ये वित्तीय और तकनीकी सलाह देता है और भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ बुनियादी ढांचा मतलब सड़कें, बिजली, पानी ये सब भी विकसित करता है। तो एक तरह से उद्योगों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम जैसा है। हाँ, आप कह सकते हैं। और इस विकास को गति दे रही हैं सरकारी नीतियां। जैसे राइजिंग राजस्थान। जी, उसके तहत रिप्स 2024 यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पर खास जोर है। और इसका फोकस है हरित विकास मतलब ग्रीन ग्रोथ और निर्यात संवर्धन यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन पर। बिल्कुल। इसके साथ ही एमएसएमई नीति 2024, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 और इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जैसी जो पहलें हैं वो दिखाती हैं कि राज्य भविष्य की तकनीकों और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मतलब निवेशकों को सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है। हाँ, पूंजीगत सब्सिडी और एसजीएसटी पुनर्भरण जैसे कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। चलिए अब कुछ खास उद्योगों पर नजर डालते हैं। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी, और पहली मिल द कृष्णा मिल्स 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा ब्यावर में स्थापित की गई थी। 1889 में? ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी। चीनी उद्योग के बारे में क्या? यहाँ निजी, सार्वजनिक और सहकारी तीनों क्षेत्रों में मिले रही हैं? जी, और सार्वजनिक क्षेत्र की राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स तो चुकंदर से चीनी बनाने और अपनी रॉयल हेरिटेज शराब के लिए जानी जाती है। अच्छा, अब आते हैं सीमेंट उद्योग पर। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान भारत का नंबर 1 सीमेंट उत्पादक है। नंबर 1? जी, नंबर 1। पहला कारखाना 1915 में लाखेरी, बूंदी में लगा था और इसका मुख्य केंद्र है चित्तौड़गढ़, जिसे सीमेंट सिटी भी कहते हैं। और यहाँ हम वो कनेक्शन देख सकते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। बिल्कुल। खनिजों और उद्योगों के बीच का सीधा संबंध। चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता ही सीमेंट उद्योग के इतने बड़े विकास का मुख्य कारण है। और भी कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं जैसे रसायन और उर्वरक। कोटा उसका केंद्र है। चंबल फर्टिलाइजर्स का गैस आधारित यूरिया कारखाना देश का सबसे बड़ा है। कांच और नमक उद्योग। कांच के लिए भिवाड़ी में सेंट गोबिन का प्लांट है और नमक के लिए सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड जयपुर में स्थित है। सांभर झील तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। हाँ, और देश का लगभग 8.7% नमक यहीं से आता है। और आखिर में हस्तशिल्प, ये तो राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। पहचान भी है और एक बड़ा उद्योग भी। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की थेवा कला, बीकानेर की उस्ता कला और जोधपुर के बादला, वो जिंक की बोतलें, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल। तो हमने उद्योग देख लिए, अब भविष्य की ओर देखते हैं। सौर ऊर्जा? हाँ, ये भविष्य है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान एक ऊर्जा का पावर हाउस है। ये 23 गीगावाट से अधिक क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर है। जी, और जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी। ये क्षमता अद्भुत है, लेकिन एक चुनौती भी है। और वो क्या है? ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इतनी सारी बिजली तो बन रही है, लेकिन उसे कुशलता से ग्रिड तक पहुंचाना एक बड़ी प्राथमिकता है। सही बात है। और अंत में पर्यटन, जिसे सेवा क्षेत्र का इंजन कहा गया है। और अब तो इसे उद्योग का दर्जा भी मिल चुका है। हाँ, वित्तीय वर्ष 2023 में यहाँ 17.9 करोड़ घरेलू पर्यटक आए थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद जैसी योजनाएं और जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, वो इस क्षेत्र को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? नोट्स में सनराइज सेक्टर का उल्लेख है। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र हैं जो भविष्य के विकास को गति देंगे। जैसे कि? पहला है ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादन और भंडारण पर ध्यान। दूसरा है AVGCXR। हाँ, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनना। और तीसरा? मेडिकल टूरिज्म। जी, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो आज हमने देखा कि राजस्थान किस तरह अपनी खनिज संपदा, औद्योगिक विकास और भविष्य की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हाँ, भीलवाड़ा की वस्त्र नगरी से लेकर कोटा की औद्योगिक राजधानी तक और सौर ऊर्जा में देश का नेतृत्व करने तक,
यह एक बहुआयामी विकास की कहानी है। बिल्कुल। हमने देखा कि राजस्थान अपने प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे खनिज और सूर्य की रोशनी का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। लेकिन भविष्य के लिए एक विचारणीय प्रश्न ये है कि ये शुष्क प्रदेश इस तेज औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाले संभाव्य पर्यावरणीय दबावों का प्रबंधन कैसे करेगा। RIPS 2024 का हरित विकास पर फोकस तो है, पर विकास और स्थिरता के बीच वास्तविक संतुलन कैसे स्थापित हो पाएगा, यही सबसे बड़ी चुनौती होगी।